एएस विला। अश्वथ ने गुस्से में अपने शर्ट को निकालकर जमीन पर एक कोने में फेंक दिया और बेड के पास आकर कनक के ऊपर झुककर उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने करते हुए बोला, टॉल, बेशर्म का खिताब दे दिया है तो आज सारी बेशर्मी तुम्हें एक साथ दिखा देता हूँ। और वैसे भी तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, तो तुमसे कैसी शर्म। बोलते हुए अश्वथ के होठों पर एविल स्माइल थी। खनक को समझ पाती अश्वथ ने झटके से उसकी टी शर्ट को फाड़ कर फेंक दिया। खनक ने चीखते हुए अपने हाथों से अपने सीने को कवर कर लिया और गुस्से में अश्वथ को घूरने लगी। उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ रेड कलर की ब्रा में अश्वथ के सामने थी। अश्वथ ने खनक के दोनों हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, टोल, आज कोई हमारे बीच नहीं आ सकता। बोलकर अश्वथ ने खनक के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर करके उस होठों पर अपने होठ रख दिए और उससे पैशनेट किस करने लगा। कनक के दिल की धड़कन बहुत तेज थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो रोकना चाहती थी, लेकिन कुछ तो था जो उसे अश्वथ को रोकने से रोक रहा था। अश्वथ फिर नीचे आया, उसके गले और कंधे पर किस और बाइट करने लगा, जिससे खनक के मुंह से आह निकलने लगी, जिसे सुनकर अश्वथ और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। अश्वथ खनक के पूरे शरीर पर किस कर रहा था। उसके हाथ खनक की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। धीरे धीरे वो खुद पर अपना कंट्रोल खो रहा था और खनक की पूरी बॉडी पर किस और बाइट कर रहा था। करीब 4 घंटे बाद अश्वथ ने खनक को छोड़ा और खनक का चेहरा देखने लगा, जो थकावट की वजह से वो गहरी नींद में सो रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। अश्वथ ने खनक के माथे पर किस की और प्यार से बोला, गुड नाइट टोल। बोलकर अश्वथ ने खनक को अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त उसके होठों पर सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कुराहट थी। अगली सुबह खिड़कियों से धूप छनकर पूरे कमरे में आ रही थी। अश्वथ खनक एक दूसरे से लिपटे हुए लेटे थे। इस वक्त दोनों के ऊपर सिर्फ पतला सा ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। कनक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही अंगड़ाई ली, उसकी बॉडी में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। कनक ने दर्द से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और धीरे से अपने बगल में देखा, जहाँ अश्वथ उसे पकड़ कर सो रहा था। खनक की आंखों के सामने कल का सीन घूम गया और उसके दोनों गाल सन से टमाटर की तरह लाल हो गए। खनक ने बड़ी मुश्किल से खुद को छुटाया और बिना आवाज़ के बेड से उतर गई। खनक की नज़र ज़मीन पर पड़ी अश्वथ की टी शर्ट पर गई। खनक ने मुस्कुराते हुए जल्दी से शर्ट को उठाकर पहन लिया और अलमारी में से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद खनक अश्वथ की ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर के लोअर में शीशे के सामने खड़ी थी। उसके गीले बालों से पानी टपक कर नीचे गिर रहा था। खनक ने ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर की डिब्बी उठाई और अपनी मांग भरने लगी। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर छाया हुआ था। तभी उसे अपनी कमर पर किसी की चुहन महसूस हुई, जिसे महसूस करके उसकी नजरें खुद ब खुद शर्म से झुक गई। अश्वथ ने खनक को अपनी तरफ पलटा और अपनी 2 उंगलियों से खनक की ठोड़ी को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखने लगा। खनक को आज बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो खुद को छुड़ाते हुए धीरे से बोली, ए जी ओ जी, छोड़िए मुझे, बहुत काम है। बोलते हुए खनक ज़मीन को देख रही थी। अश्वथ गुस्से में खनक से बोला, टोल, तुम क्यों काम करोगी, सारे नौकर क्या मर गए हैं। खनक जल्दी से मुस्कुराते बोली, ए जी ओ जी, मुझे काम करना अच्छा लगता है। और आप क्यों भूल रहे हो, शादी से पहले मैं आपके घर की नौकरानी तो ही थी। अश्वथ ने खनक के होठों पर अपना हाथ रख दिया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, टोल, तुम मेरे दिल की रानी हो, एस के दिल की रानी, उसकी मलिका। अगर दोबारा ये सब तुम्हारी जुबान पर भी आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। खनक घबराते हुए जल्दी से बोली, नहीं आएगा, लेकिन एजीओ जी, मुझे काम करना अच्छा लगता है और बैठे बैठे क्या करूँगी, अम्मा भी नहीं है और ना ही नैना, जिससे पूरे टाइम बातें करूँगी। कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए, आइडिया, कल से ना मैं कॉलेज जाऊँगी, बिल्कुल पहले की तरह। और एजीओ जी, आपको पता है मेरा कॉलेज बहुत बड़ा है और बहुत सारे दोस्त हैं, शिखा, अपूर्वा, निशा, ऋषि, विनय, साहिल। खनक के मुंह से गैर मर्द का नाम सुनकर अश्वथ की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो खनक के कंधों से पकड़कर उसे चिल्लाते बोला,
टॉल शट अप। खनक जो मुस्कुरा रही थी असवद की तेज आवाज़ सुनकर घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। असवद गुस्से में खनक के दोनों गालों को दबाते हुए बोला, टॉल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने अपने मुंह से गैर मर्द का नाम लो। कनक इतनी ज़्यादा डर गई थी उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। असद गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, डॉल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मेरे पास मेरे करीब रहोगी। किसी की नज़र तुम पर पड़े या तुम अपनी नज़रें उठाकर किसी को देखो, एएस बर्दाश्त नहीं करेगा, बोलकर असवद गुस्से में बाथरूम में चला गया। एएस विला। असवद खनक को छोड़कर गुस्से में बाथरूम चला गया। उसके जाने के बाद खनक की आंखों से आंसू गिरने लगे और वो सोचने लगी, जब से वो शेखावत विला गई थी तब से हर कोई उससे ऐसे ही बात कर रहा था। हर कोई उस पर अपनी मर्जी चलाता था तो कोई उसे दिन भर ऑर्डर देता रहता था, जैसे वो कोई रोबोट हो जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। लेकिन वो इंसान भी और बाकी इंसानों की तरह अपनी मर्जी की मालकिन बनना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। खनक का चेहरा मुरझा गया और वह मुरझाए चेहरे के साथ कमरे से बाहर चली गई। खनक अपने कदमों से नीचे आई और किचन में चली गई और अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी उसके काम में कुक की आवाज़ आई, मैडम आपको कुछ चाहिए? खनक बिना अपना सर उठाए धीरे से बोली, आप लोग बाहर जाइए। सभी कुक्स हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगी और फिर बिना कुछ कहे किचन से बाहर चले गए। खनक जब भी गुस्से में होती थी या उसका दिमाग खराब होता था वो कुकिंग करती थी, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होता था। खनक ने एक गहरी सांस ली और पूरे मन से खाना बनाने लगी। खाना बनाते हुए उसका पूरा मूड सही हो गया था। खनक ने पहले मटर पनीर की सब्जी, दम आलू, खीर बनाई और उसके बाद चौकी बेलन लेकर छोटी छोटी पूड़ियाँ बेलने लगी। ये सब करते हुए खनक का मूड बहुत अच्छा हो गया था। कुछ घंटों बाद खाना बनकर तैयार हो गया। उसने मुस्कुराते हुए खुद को साफ किया और खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। कुछ देर बाद असद रेडी होकर नीचे आया। उसने ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक कलर की शर्ट, ऊपर से ब्लैक कलर का ब्लेजर डाल रखा था। पैरों में ब्लैक कलर के चमचमाते शूज और हाथों में महंगी घड़ी। असद के चलने का स्टाइल, उसके बोलने का स्टाइल और उसके बैठने का स्टाइल उसे सबसे अलग बनाता था। इस वक्त उसके कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। असवद को देखकर खनक के दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये सच्चाई थी कि खनक जब भी असवद को देखती थी तो उसमें कहीं खो सी जाती थी और कहीं ना कहीं उसके दिल में पहले भी यही ख्याल आते था, उसका जो पति हो बिल्कुल असवद की तरह हैंडसम हो और उसका ख्याल रखने वाला हो। लेकिन तब वो ये नहीं जानती थी कि असवद के जैसा पति मिलने की बजाय उसकी शादी उसी से हो जाएगी। खनक असवद का चेहरा एकटक देखते हुए अपने मन में बोली, हाय शिवजी जी, हमारे एजीओ जी कितने सुंदर हैं, बस हमारे एजीओ जी को किसी की नज़र ना लगे। गुस्से में मुंह बनाते हुए, और जो मेरे एजीओ जी को नज़र लगाने की कोशिश करे उसका मुंह काले बंदर की तरह काला हो जाए। बोलते हुए खनक के चेहरे पर उसके पति के लिए जलन साफ साफ नजर आ रही थी। असवद ने खोल कट की और रोब से हेड चेयर पर बैठ गया और एकटक जुनून से खनक का चेहरा देखने लगा। जैसे ही दोनों की नजरें टकराई खनक ने शर्म से अपनी पलकें झुका लीं और उसकी ये अदा असवद के दिल में हलचल कर गई। असवद के पास होने से खनक के दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज हो गई और वो नर्वसनेस में अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए मन में सोचने लगी, हे शिव जी, असवद की जुनूनियत और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने कनक का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कनक हैरानी से असवद का चेहरा देखने लगा। असवद कनक के बिल्कुल करीब था। उसने अपने दोनों हाथ कनक के अगल बगल टेबल पर रख लिए और जुनूनियत से कनक के चेहरे को देखते हुए अपने चेहरे को उसके ऊपर झुकाने लगा। कनक की नज़रें
सांसें अटक गईं। भले ही उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी खनक को अस्वद से बहुत ज़्यादा डर लगता था। अस्वद खनक की आंखों में देखते हुए गुस्से में बोला, डॉल, तुम कॉलेज जाना चाहती हो तो जाओ। खनक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि जो इंसान सुबह कॉलेज जाने की बात पर उस पर गुस्से में चिल्ला रहा था, वो खुद उसे कॉलेज जाने की परमिशन दे रहा था। अस्वद अपना एक हाथ उठाकर खनक के गोरे गाल पर जुनून से अपनी उंगलियां फेरते हुए खतरनाक आवाज में बोला, लेकिन डॉल, ना तुम किसी को देखोगी और ना ही कोई तुम्हें देखेगा, ना तुम किसी से बात करोगी, और अगर किसी ने तुमसे बात करने की कोशिश की तो मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, और अगर तुमने किसी से बात करने की कोशिश की। बोलकर अस्वद रुका और खनक की डरी सहमी आंखों में देखते हुए आगे बोला, मैं अपने गुस्से में अपनी सारी हदें पार कर दूंगा। मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए कितना खतरनाक होगा, अगर ये तुमने ना ही देखो तो फिर तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। खनक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। हमेशा बक 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 करने वाली खनक इस वक्त अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल रही थी, और रही बात अस्वद को गुस्सा दिला रही थी। अस्वद ने गुस्से में डाइनिंग टेबल पर रखा सारा खाना जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर खनक और भी ज्यादा डर गई, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। अस्वद गुस्से में खनक की आंखों में देखते हुए बोला, डोल, कुछ बोलो, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी मुझे गुस्सा दिला रही है। खनक ने कोई जवाब नहीं दिया और रोते हुए सीढ़ियों से ऊपर भाग गई। उसकी इस हरकत पर अस्वद की आंखें खून की तरह लाल हो गई। एस विला। अस्वद भागकर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आया और खनक को ढूंढते हुए अपने कमरे में आया, लेकिन ये क्या, खनक कमरे में नहीं थी। अस्वद ने फिर वॉशरूम में चेक किया, लेकिन खनक वॉशरूम के अंदर भी नहीं थी। खनक को कमरे में ना देखकर अस्वद को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसका दिमाग खराब हो रहा था। अस्वद गुस्से में कमरे से बाहर निकला और चारों तरफ खनक को ढूंढने लगा। तभी उसके कानों में किसी के सिसकने की आवाज़ पड़ी। अस्वद ने इस आवाज़ को ध्यान से सुना तो ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि खनक की थी, जो स्टोर रूम के अंदर से आ रही थी। अस्वद का दिल अचानक से बेचैन हो गया। अस्वद जल्दी से भागकर स्टोर रूम के पास आया और उसने अपनी जोर से दरवाजे पर लात मारकर दरवाज़ा एक झटके से जोरदार आवाज़ करते हुए खुल गया। अस्वद स्टोर रूम के अंदर आया। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और पूरा स्टोर रूम पुराने सामानों से घिरा हुआ था। तभी अस्वद की नज़र खनक पर पड़ गई, जो अपने घुटनों में अपना सिर छुपाए सिसक रही थी। खनक को ऐसे देखकर अस्वद के दिल में एक तेज तीस उठी। वो धीरे से अपने कदम बढ़ाकर खनक के पास आया और उसे अचानक से कंधों से पकड़कर उसे खड़ा किया और एक झटके से उसे अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में भर लिया। खनक बिना कुछ कहे चुपचाप उसके सीने से लग गई और अभी भी सिसक रही थी। खनक खिसकने की आवाज़ सुनकर अस्वद को अब खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद अस्वद ने खनक को खुद से अलग किया। खनक की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं और उसका चेहरा फूल की तरह मुरझा गया था। अस्वद ने खनक का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। खनक की नज़रें नीचे थीं और वो हल्का हल्का काँप रही थी। अस्वद खनक का चेहरा देखते हुए बोला, डॉल, मेरी तरफ देखो। खनक ने डरते हुए अपनी नज़रें उठाकर अस्वद का चेहरा देखा और आपस में अपनी नज़रें नीची कर ली। अस्वद ने खनक को अपनी गोद में उठा लिया। खनक ने कुछ भी नहीं कहा। अस्वद खनक को लेकर स्टोर रूम से बाहर निकला। अस्वद का कमरा। अस्वद ने खनक को कमरे के अंदर लाकर बेड पर बैठा दिया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, डोल, क्या हुआ? खनक, जो काफ़ी देर से चुप थी, गुस्से में अस्वद के दोनों हाथों को झटक कर बेड से उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में अपने आंसू को साफ करते हुए बोली, ये जो मुझे आप ही बताइए। एजी ओ जी, मैंने शिवजी से ऐसा पति मांगा था जिसको मैं दिल खोलकर अपनी सारी बातें बता सकूं, लेकिन आपके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। आपकी बातें सुनकर मेरा शरीर डर से कांपने लगता है, मुझे डर लगने लगता है। आपकी बातें, आपके बोलने का तरीका तो जंगल के राजा शेर से भी खतरनाक है। असद का चेहरा देखकर डरते हुए
और मुझे शेर से बहुत डर लगता है। गुस्से में मुंह बनाते हुए, आप मेरे एजीओजी हो और मैं आपकी मासूम सी भोली भाली पत्नी। और कोई पति अपनी मासूम भोली भाली पत्नी को डराता है क्या? आज आपने जो भी किया, मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए आपको मुझे अपने होठों पर उंगली रखकर सोचते हुए, आप मुझे ढेर सारे गोलगप्पे, 2 खरीदारी करवाने वाले बैग और एक 500 वाला सूट दिलाना होगा, तभी मैं मानूंगी, वरना नहीं, बोलकर खनक ने अपने दोनों गालों को फुला लिया, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। एएस विला खनक इस वक्त इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी कि असवद का मन कर रहा था वो अभी अपनी इतनी क्यूट बीवी को अपनी बाहों में भरकर खूब सारा प्यार करे। तभी उसके कानों में खनक के गुस्से से भरी आवाज़ पड़ी, ए जी ओ जी, मैं कब से आपको बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है? मैं जानती हूँ कि सूट थोड़ा महंगा है, लेकिन आपने मुझे नाराज़ किया है तो इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा, मुस्कुराकर स्टाइल में। लेकिन ए जी ओ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जान पहचान के दुकानदार को जानती हूँ। 500 का सूट आपको 490 में दे देगा और पूरे 10 रुपये का फ़ायदा होगा। और ख़रीदारी वाले बैग, वो तो आपको मैं 400 के 2 दिला दूँगी, लेकिन गोलगप्पे में कोई कंजूसी नहीं, तो वो पूरे मुझे 50 रुपये के खाऊंगी। एक तो आपको भी खिला दूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं। असवद हैरानी से अपनी बीवी को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर बोले तो क्या बोले। उसने गहरी सांस ली और खनक से बोला, टॉल, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। इतना बोलकर असवद ने उठकर खनक का माथा चूमा और कमरे से बाहर जाने लगा। तभी खनक उसे रोकते बोली, ए जी ओ जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, वरना दुकानदार आपको लूट लेगा। असवद ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल गया। ये देखकर खनक मुंह बनाते बोली, जब लूट जाएंगे तो मुझसे कहेंगे, और अभी मेरी बात नहीं मानी, जाओ ए जी ओ जी। इतना बोलकर खनक ने गुस्से में अपना मुंह फुला लिया और बेड पर बैठकर टीवी देखने लगी। मल्होत्रा मैंसन। सिराज सोए पर गुस्से में बैठा हुआ था और उसके सामने विक्रम बैठा हुआ था। विक्रम गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, एक बार पता चल जाए कि खनक को किसने मारा है, उसे ऐसी मौत दूंगा कि। तभी सिराज विक्रम की बात बीच में काटकर अपने दांत पीसते हुए बोला, बेवकूफ़ी में तुमने पीएचडी कर रखी है। खनक जिंदा है और उसे उस चूजे के पास है। तुम्हें कैसे भी करके खनक को यहाँ लाना होगा और उससे शादी करनी है, ताकि उसके नाम जो जायदाद है वो हमारी हो जाए। उस जायदाद को पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, अपनी पत्नी को मार दिया, लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने ये सारा प्लान किया ताकि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। करोड़ की जायदाद है, अगर मिलके तो ज़िंदगी भर राज करेंगे। विक्रम मुस्कुराते हुए सिराज से बोला, वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन मैं क्या सोच रहा था, अगर आप खनक को बता दो कि आप उसके पापा हो, तब तो बिना कुछ कही आपके पास आ जाएगी और फिर आप उसकी शादी मुझसे करवा देना। सिराज गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए विक्रम से बोला, इतना आसान नहीं है, चूजे को पता चल गया था, इसलिए तो उसने उससे शादी कर ली और उसकी रक्षा करने के लिए उसका भाई भी तो जिंदा है। कहाँ है ये पता नहीं, लेकिन जिंदा है ये खबर पक्की है। सिराज की बात सुनकर विक्रम अचानक से चिल्लाते बोला, क्या उसने मेरी खनक से शादी की? उसकी हिम्मत भी कैसी हुई? अगर कहीं भी मिला तो जान से मार दूंगा। खनक उस पर सिर्फ विक्रम का हक है और किसी का नहीं। बोलते हुए विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। दूसरी तरफ असवद, जिसने आज तक कोई काम नहीं किया था, वो अपनी प्यारी पत्नी के लिए मॉल में शॉपिंग कर रहा था। लगभग उसने खनक की साइज़ के सूट और ड्रेस खरीद ली थी, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन अगर उसे अपनी डॉल को मनाना था तो इतना तो तकलीफ उसे झेलनी ही थी। एएस विला। खनक टीवी देखकर बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट पड़ी। ये देखकर खनक चौकन्ना हो गई और खुद से बोली, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया, सोचते हुए। लेकिन अम्मा कहती है चोर तो रात को आते हैं, क्या पता चोर दिन में भी आते हो। इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद वो सब कुछ याद रखेगा कि मैं खनक शिव जी की भक्त हूँ। इतना बोलकर खनक ने वहीं साइड में रखा हुआ डंडा उठाया
और अपने धीमे धीमे कदमों के साथ दरवाजे की तरफ जाने लगी। धीरे से दरवाज़ा खुला। दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर खनक चौकन्ना हो गई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर डंडे को जोर से मार दिया। एएस विला। खनक ने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर दरवाजे पर उस शख्स को डंडे से मारना चाहा, तभी किसी ने उसके डंडे को मजबूती से पकड़ लिया। खनक ने गुस्से में अपने सामने देखा तो उसकी आंखें बाहर आने को तैयार हो गई और वो जबरदस्ती मुस्कुराकर अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, एजीओ जी, आप? असवद ने गुस्से में खनक के हाथ से डंडा छीनकर किनारे फेंक दिया और खनक का चेहरा देखते हुए गुस्से में बोला, टॉल, तुम डंडे से किसे पीटने जा रही थी? खनक जल्दी से ज़बरदस्ती का मुस्कुराते बोली, किसी को नहीं, वो तो मैं। जल्दी से अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचते हुए, वो तो मैं मच्छर भगा रही थी, बहुत हो गई हैं, वैसे आप आगे। एटीट्यूड में स्टाइल मारते हुए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे अपने साथ ले चलिए, फिर देखते हैं मैं आपको कैसे 500 का सूट 490 में दिला देती। लेकिन आपने तो मेरी बात मानी ही नहीं और आगे खाली हाथ। ये तो वही कहावत हुई, गए थे टंका पीट कर आगे, खाली हाथ बोलकर खनक ने बुरा सा मुँह बना लिया। तभी अस्वद उसे एक्साइट करते हुए टूट में बोला, अंदर जाकर सामान रख दो। खनक को कुछ समझ में नहीं आया और वो जैसे ही पूछने वाली हुई, अस्वद के पीछे दो आदमी खड़े थे, उनके हाथों में बड़े बड़े बैग्स थे। आदमी अपना सर झुकाकर अंदर आए और सारा सामान सोए पर रखकर अपना सर झुकाकर कमरे से बाहर चले गए। खनक आंखें फाड़ फाड़ कर उन शॉपिंग बैग को देख रही थी, जितने अभी तक उसने शॉपिंग बैग नहीं देखे थे। उससे ज़्यादा बैग उसके सामने रखे हुए थे। खनक अपने माथे पर हाथ मारते हुए अस्वद से बोली, हे शिवजी जी, आप तो पूरा बाजार खरीद कर लाए हैं। अस्वद को शक निगाहों से देखते हुए, कहीं आपने पूरा बाजार तो चोरी नहीं कर लिया? अस्वद गुस्से में खनक का चेहरा देखते बोला, वॉट आर यू मैड? तुम्हें लगता है कि मैं एएस चोरी करूँगा? हाँ, बोलते हुए अस्वद गुस्से में अपने कदम खनक की तरफ बढ़ाने लगा। खनक डर से अपने कदम पीछे लेते हुए हकलाकर बोली, एजीओ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस पूछा। अच्छा ये सब छोड़िए, मैं अपना 500 वाला सूट देखती हूँ। इतना बोलकर खनक मुस्कुराते हुए सोफे के पास आई और मुस्कुराते हुए बिना सोचे समझे शॉपिंग बैग को खोलकर देखने लगी। अस्वद ने अपना सर हिलाया और बेड पर बैठकर अपने शूज़ उतारने लगा। तभी कुछ देखकर उसकी मुस्कुराहट और बढ़ गई और वो जल्दी से ग्रीन कलर की लॉन्ग ड्रेस को निकालकर मुस्कुराते हुए अस्वद से बोली, ये सूट देखने में कितना सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। एजीओ जी, आपको पता है मेरा सबसे महंगा सूट 500 का था और ये सूट भी 500-600 का होगा, लेकिन महंगा है। स्टाइल मारते हुए, अगर आप मेरे साथ चलते ना तो आपके पूरे 20 रुपये बचाती। अस्वद जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था, खनक की बात सुनकर नॉर्मली आवाज़ में बोला, डॉल काफ़ी सस्ता है, सिर्फ 5 लाख का। खनक अस्वद की बातों पर बिना ध्यान दे मुस्कुराकर बोली, ओह तब तो ये काफ़ी सस्ता है। लेकिन इतना बोलकर खनक को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि अस्वद ने अभी क्या कहा। खनक अपने हाथ में पकड़े सूट को देखते हुए आंखें फाड़कर अस्वद से बोली, 5 लाख का सूट जिसमें 5 के बाद 5 जीरो होते हैं। अस्वद ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सर हिला दिया। खनक बेचारी 5 लाख का सूट का नाम सुनकर ही धड़ाम से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। खनक को बेहोश होता देखकर अस्वद जल्दी से खनक के पास आया और उसका गाल थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तभी खनक ने अपनी आंखें खोल दी और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर अस्वद की आंखें सर्द हो गईं। खनक ने जल्दी से बड़ी मुश्किल से शॉपिंग बैग को उठाकर अलमारी में रख दिया और अलमारी को लॉक करके चाबी को तकिए के नीचे छुपा दिया और जल्दी से भागकर कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद करने लगी। अस्वद आंखें फाड़कर खनक को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मासूम बीवी आखिर करना क्या चाहती है। खनक जल्दी से अस्वद के पास आई और बोली, एजीओ जी, आप जल्दी से छुप जाओ, अगर कोई आएगा तो बोल दूंगी कि आप गुसल खाने में हो। अस्वद का हाथ पकड़ते हुए, आप जल्दी छुप जाइए वरना पुलिस आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगी। अस्वद खनक की दोनों बाजू को पकड़कर गुस्से में दांत पीसते बोला, वोट एएस की परमिशन के बिना यहाँ कोई कदम भी नहीं रख सकता। खनक
चिंता करते बोली, मेरे भोले भाले एजी ओजी, आपको नहीं पता है, लेकिन जब कोई इंसान चोरी करता है तो पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। और आपको पता है जियो जी, जेल में कैसा खाना मिलता है? पानी जैसी पतली दाल। दाल तो बस नाम की होती है, पानी पानी होता है ना। उसके साथ जली हुई रोटियां। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कान को छूते हुए, हे शिव शंभू, अगर आप जेल खाकर ऐसा खाना खाएंगे तो हमारे गले से तो खाना ही नहीं उतरेगा। और आप तो जानते हैं कि हम शिव जी की परम भक्त हैं, अपने एजी ओजी को ऐसे जेल में सड़ता हुआ थोड़ी ना देख सकते हैं। इसलिए अश्वथ, जो चुपचाप कब से खनक की नॉन स्टॉप बातें सुन रहा था, अचानक से उसका सब जवाब दे गया और वो गुस्से में चिल्लाते बोला, जस्ट शट अप डॉल। खनक ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और मन ही मन शिव जी को याद करने लगी। खनक बार बार मासूमियत से अपनी पलकें झुका रही थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अश्वथ गुस्से में अपने दांत पीसते बोला, तुम्हें लगता है मैंने चोरी की है? खनक ने मासूमियत से जल्दी से अपना सर हिला दिया, लेकिन जब उसने अश्वथ की जलती निगाहों को देखा तो जल्दी से अपना सर ना में हिला दिया। अश्वथ ने खनक की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारे पति के पास इतना पैसा है कि तुम गिनते गिनते थक जाओगी। जो ये तुम पूरा महल देख रही हो, ऐसे 100 महल बना सकता हूँ। खनक बेचारी ये सुनकर तो दोबारा बेहोश होती होती बची और अपनी आंखें फाड़े बड़ी करते हुए बोली, क्या? लेकिन आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से? अरे ये सब छोड़िए, आप ना अपना पैसा ऐसी जगह रखेगी चोर भी चोरी ना कर पाए। अश्वथ खनक की आंखों में देखते हुए बिना एक्सप्रेशन के बोला, टोल, कहीं तो मुझे इसलिए एडवाइस तो नहीं दे रही ताकि मैं तुम्हारे सामने रखूं और मौका पाते तुम मेरा सारा पैसा लेकर गायब हो जाओ? खनक बुरा सा मुंह बनाते बोली, आपकी बात टीवी समाचार के मौसम विभाग कर्मचारी की भविष्यवाणी की तरह बिल्कुल गलत है। मैं क्या आपको चोर दिखती हूँ जो आपके पैसे चुराऊंगी? अश्वथ हल्का सा मुस्कुराया और खनक के गाल पर अपनी 2 उंगलियां फेरते हुए सेडक्टिव वॉइस में बोला, डॉल, तो तुम चोर नहीं हो तो मेरे दिल को तुमने हर बार तुम्हारा ख्याल क्यों आता है? अगर तुम्हें नहीं दिखता मैं बेचैन हो जाता हूँ। खनक अश्वथ की आंखों में देखने लगी। इस वक्त उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अश्वथ के कई शब्द उसके दिल में घर कर रहे थे। अश्वथ अपने होठों को खनक के गुलाबी होठों पर फेरते हुए बोला, मेरा दिल चुराया तुमने। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से ये इरादा कर लिया था कि मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा। शादी पर कभी यकीन नहीं था, लेकिन तुम्हें शादी पर यकीन था, इसलिए शादी की थी, वरना मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपने करीब रखना, बिना किसी बंधन के, बिना किसी रीति रिवाज के तुम पर अपने सारे हक जताता, बिना किसी रिश्ते के। लेकिन फिर एहसास हुआ कहीं ऐसा करके मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो ना दूँ। अश्वथ के दिल में जो आ रहा था वो बस वही बोले जा रहा था। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे हुआ क्या है। वो क्यों किसी के सामने अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है? हमेशा नॉन स्टॉप बोलने वाली खनक इस वक्त चुपचाप अश्वथ की आंखों की गहराइयों में खोई हुई थी। उसका कहा हर एक शब्द खनक के दिल की धड़कन तेज कर रहा था। अश्वथ ने कनक की गर्दन में पीछे से अपना हाथ रखकर उसका चेहरा अपने बिल्कुल करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके गुलाबी नर्म होठों पर अपने होठ रख दिए। इस एहसास से कनक की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अश्वथ बहुत पेशेंटली कनक को किस कर रहा था। उसका एक हाथ कनक की टी शर्ट के अंदर से होते हुए उसकी खुली पीठ पर चल रहा था। इस एहसास से कनक खुद में ही सिमटी जा रही थी। करीब 10 मिनट बाद अश्वथ को एहसास हुआ कि खनक सांस नहीं ले पा रही है, तो वो उसके होठों से अलग हुआ और उसके पूरे शरीर पर किस करते हुए उसके गले पर किस और बाइट करने लगा, जिससे खनक के मुंह से सिसकी निकल गई। जिसे सुनकर अश्वथ और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। अश्वथ ने कनक को अपनी बाहों में उठाकर धीरे से बेड पर लटा दिया और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। कनक ने शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अश्वथ नीचे आया और कनक की टी शर्ट को ऊपर करके उसकी नाई पर किस करने लगा। कनक ने
अपने दोनों हाथों में बेडशीट को भर लिया। अशफाक खान के शरीर पर अपने प्यार की मोहर देता जा रहा था और कुछ वक्त बाद उन दोनों के पैर जमीन पर फैले हुए थे और दोनों एक पतली चादर में लिपटे हुए थे और एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। एसआर कॉलेज। सभी स्टूडेंट कैंटीन में अपना अपना ऑर्डर देकर कुर्सी पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर हल्ला मचने लगा और 3 लड़के वहाँ पर आ गए, समर, साहिल और सार्थक। समर इस कॉलेज की ट्रस्टी का बेटा था और साहिल और सार्थक उसके दोस्त थे। तीनों ही मिलकर कॉलेज में रैंकिंग और सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। सभी बच्चे इन तीनों से बहुत डरते थे और इन तीनों से हमेशा बचकर ही रहते थे। साहिल एक लड़के के पास आया और उसे उसकी कुर्सी से नीचे गिराकर खुद उसकी कुर्सी पर बैठ गया। सारे बच्चे उस लड़के को ज़मीन में देखकर और भी ज़्यादा डर गए। वहीं सार्थक और समर जोर जोर से हंसने लगे। लड़का उठा और वहाँ से जाने लगा। तभी समर स्टाइल में बड़ी चेयर पर बैठते हुए एटीट्यूड में बोला, हम तीनों के लिए हमारा ऑर्डर लेकर आओ। इतना बोलकर समर, सार्थक, साहिल इन तीनों ने अपना ऑर्डर बता दिया और लड़का अपना सर झुकाकर वहाँ से चला गया। समर ने बाकी बच्चों को देखा जो डरते हुए अपना ऑर्डर खा रहे थे। ये देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद लड़का उन तीनों का ऑर्डर लेकर उन तीनों के पास आया और ऑर्डर टेबल पर रखकर वहाँ से जाने लगा। तभी साहिल उसे रोकते बोला, तुझे जाने के लिए बोला नहीं ना? जब तक जाने के लिए बोला ना जाए चुपचाप यहीं खड़ा रहे। लड़का बेचारा अपना सर झुकाकर वहीं चुपचाप खड़ा हो गया। तभी सार्थक मुंह बनाते हुए समर से बोला, यार समर, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए। सार्थक के बोलते ही समर के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकालकर एक गाना प्ले किया और लड़के की तरफ देखते शैतानी मुस्कुराहट से बोला, चल ठुमके लगा। साहिल उसे लड़के का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाते हुए गुस्से में बोला, अब नाच या तेरा कॉलेज से टिकट काट दें। लड़का मुझ में डांस करने लगा और बाकी सब लोग भगवान से प्रार्थना करने वालों में से उन तीनों शैतानों की नज़र उन लोगों पर ना जाए। कुछ देर बाद समर ने गाना बंद किया। लड़का रोते हुए वहाँ से भाग गया। ये देखकर तीनों शैतान हंसने लगे। एएस मैंसन। शाम का वक्त। कनक ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो कमरे का अंधेरा देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद शाम हो गई है। कनक ने अपने बगल में हाथ फेरा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। कनक ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और कमरे की लाइट ऑन करके घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। कनक फ्रेश होकर नीचे हॉल में आई। नीचे सभी नौकर अपना अपना काम कर रहे थे। कनक ने एक सांस छोड़ी और किचन की तरफ चली गई। कनक किचन में आई तो देखा कुक्स रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। कनक को किचन में देखकर कुक ने अपना सर झुकाते हुए उससे पूछा, मैम आपको कुछ चाहिए? कनक हल्का मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मुझे जो चाहिए होगा मैं वो खुद ले लूँगी और आप लोग ये सब यहीं छोड़कर बाहर जाएंगी। रात का खाना मैं बनाऊँगी। कुक डरते हुए खनक से बोला, लेकिन मैम, सर हम लोगों को आज वार्निंग देकर गए हैं कि अगर हमने आपको कुछ भी करने दिया तो वो हम लोगों को इस नौकरी से निकाल देंगे। आप प्लीज़ बाहर जाइए। खनक धीरे से बोली, आप मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। इतना बोलकर खनक चुपचाप किचन से बाहर चली गई क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थक गई थी। खनक डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठ गई और अपनी चाय का वेट करने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था। कुछ देर बाद कुक चाय लेकर आया और डाइनिंग टेबल पर रखकर अपना सर झुकाते हुए धीरे से बोला, मैम आपको कुछ और चाहिए? खनक ने अपना सर हिला दिया और चाय का कप उठाकर जैसे उसने एक सिप लिया उसके मुंह से सारी चाय बाहर आ गई। खनक चाय के कप को देखते हुए बुरा सा मुंह बनाकर कुक से बोली, आपके साहब क्या आपको सही समय पर पगार नहीं देते या कम देते हैं? कुक से हैरानी से अपना सर नामे हिलाते बोला, नो मैम। कनक जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और मुंह बनाते हुए बोली, फिर मेरे साथ इतनी ज़्यादती क्यों? आपको पता है बिना शक्कर की चाय मतलब बिना खुशियों की ज़िंदगी, बिना पहियों की गाड़ी। दुखी सा चेहरा बनाते हुए, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा? मैं मासूम और भोली भाली सी, आप मुझे सज़ा क्यों दे रहे हैं?
अगर चीनी नहीं है तो मुझसे रुपए ले लीजिए और जल्दी से चीनी लेकर आइए। और मेरी भी ना खुशियों की ज़िंदगी, मेरा मतलब मेरी चाय में चीनी मिला दीजिए प्लीज़। मैं आपके सामने अपने हाथ जोड़ती हूँ। इतना बोलकर खनक ने अपने दोनों हाथ कुक के सामने जोड़ लिए। ये देखकर कुक और भी ज़्यादा घबरा गया और जल्दी से माफ़ी मांगते बोला, आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली सर शुगर नहीं लेते, इसलिए मुझे लगा कि शायद आप भी शुगर नहीं लेती। आई एम सॉरी मैम, मैं अभी दूसरी चाय बना कर लाता हूँ। इतना बोलकर कुक ने चाय का कप उठाया और जल्दी से किचन की तरफ जाने लगा। कुक की बात सुनकर खनक कुछ सोचने लगी। डॉल, इसमें शुगर क्यों नहीं है? खनक गुस्से में बुरा सा मुंह बनाते बोली, आने दीजिए जियो जी को, आज तो इनकी खैर नहीं। यस मेंशन। खनक कमरे में गुस्से में टहल रही थी। वो अभी तक सोई नहीं थी क्योंकि वो अस्वद के आने का इंतज़ार कर रही थी। खनक बार बार गुस्से में दरवाजे को देख रही थी। खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, पक्का एजियो जी को पता चल गया होगा कि मैं उनसे चीनी के बारे में पूछने वाली हूँ, इसलिए तो नहीं आ रहे, वरना तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। घड़ी में टाइम देखकर मुंह बनाते हुए रात के 11:30 बज गए। लेकिन एजियो जी, इन्हें तो अपनी मासूम बीवी की ज़रा भी फिक्र नहीं। वो बेचारी इंतज़ार कर रही होगी। बोलते हुए खनक आज बिल्कुल पत्नी वाले अवतार में थी। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, डोल। उस जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर खनक के दिल की धड़कन तेज हो गई और जहाँ कुछ देर पहले चेहरे पर इतना सारा गुस्सा था, अब वही नर्वसनेस। खनक जल्दी से अपनी दोनों आंखें बंद करके बड़बड़ाते हुए बोली, शिव जी, मुझे एजीओजी से लड़ने की शक्ति दे देना। आखिर मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला और झूठ बोलकर मुझे किस किया। शिव जी प्लीज़। इतना बोलकर खनक पीछे पलटी तो उसकी सांसें थम गई और वो अपना गला तर्क करने लगी। सामने अस्वद ठीक उसकी आंखों के सामने शर्ट के बटन खोल रहा था। खनक सब कुछ भूलकर एकटक अस्वद की बॉडी को देख रही थी। खनक अपने मन में बोली, हाय, ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है। इसकी बॉडी बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह है। गुस्से में अपने सर पर टिप मारते हुए, बुद्धू भूल गई कि तुझे लड़ाई करनी है। एजीओजी से पूछना है कि उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला। इतना बोलकर खनक अस्वद के सामने आकर खड़ी होकर गुस्से में बोली, एजीओजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। अस्वद अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, डोर, कौन सा झूठ। खनक कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर गुस्से में मुंह बनाते हुए बोली, जब मैं आपके लिए पहली बार कॉफ़ी बनाकर लाई थी तो आपने मुझसे कहा था कि कॉफ़ी में चीनी कम है, लेकिन आज मुझे पता चला कि आपको तो मीठा बिल्कुल पसंद ही नहीं है। बोलते हुए खनक गुस्से में अस्वद को घूर रही थी। अस्वद के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उसने झटके से खनक की बाजू को पकड़कर अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए शरारत से बोला, और ये तुमसे किसने कहा कि मुझे मीठा नहीं पसंद। बोलते हुए अस्वद की नज़र बार बार खनक के गुलाबी होठों की तरफ जा रही थी। खनक अपनी स्मार्टनेस दिखाते बोली, मुझे पता है क्योंकि उस दिन अपनी चीनी वाली सब्जी नहीं खाई थी। बोलते हुए खनक बहुत मासूम लग रही थी। अस्वद बेसब्री से मुस्कुराते बोला, तो तुम्हारी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूँ। इतना बोलकर अस्वद ने खनक के गुलाबी होठों पर अपनी गिरफ्त में ले लिए। खनक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो आंखें फाड़कर अपने पति को देखने लगी। अस्वद ने कुछ देर बाद खनक के होठों को छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से बोला, टॉल, तुम्हें आने के बाद अच्छे से बताऊंगा कि मुझे मीठा कितना पसंद है। इतना बोलकर अस्वद तो वॉशरूम में चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अपनी पत्नी का भोलापन। खनक अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी सोच रही थी और साथ ही इस बात से परेशान हो रही थी, असर रात को मीठा खाएगा, इसका मतलब उसे इतनी रात को उसके लिए कुछ मीठा बनाना होगा। ये सोचकर खनक कमरे से बाहर निकलकर किचन में और सूजी का हलवा बनाने की तैयारी करने लगी। काव्या फ़ोन पर बात करते हुए बोल रही थी, चिल ब्रो, मैं कल ही तेरे और असवद भाई के रिश्ते की बात पूरे परिवार से करूँगी और साथ ही भाई से भी। हम सभी उनसे मिलने उनके मेंशन पर जाएंगे।
और वहीं पर तेरे और उनके रिश्ते की बात करेंगे। और देखना, वह तेरे लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे और फिर तू मेरी भाभी बन जाएगी। ऐश्वर्या मुस्कुराते बोली, यार तू कब करेगी? मैं कब से वेट कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता तेरा भाई इतनी आसानी से मानेगा। मैंने तो बस एक बार उसका गुस्सा देखा था। गुस्से में तो वो साक्षात यमराज के भी दर्शन हो गए। लेकिन कुछ भी बोल, तेरा भाई गुस्से में बहुत बड़ा लगता है। कुछ देर तक काव्या ने अपनी फ्रेंड से बात की और उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड रितेश को कॉल लगाया और मुस्कुराते बोली, हाय बेबी। दूसरी तरफ से रितेश की आवाज़ आई, हाय बेबी, अभी तक सोई नहीं? काव्य मुस्कुराकर पिलो को अपने सीने से लगाते बोली, बस नींद नहीं आ रही थी। तुम बताओ कैसे हो और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? रितेश बोला, मैं ठीक हूँ और काम भी बिल्कुल सही चल रहा है। तुम्हारे फ्रेंड का रिश्ता तुम्हारे भाई के साथ तय हो गया? काव्य एटीट्यूड में बोली, नहीं, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि काव्य सिखावत जो कहती है उसे किसी भी कीमत पर करके रहती है। कल हम सभी लोग भाई के मेंशन पर जा रहे हैं उनसे बात करने, और अगर मैं कहूँगी तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। बोलते हुए काव्य के चेहरे पर उसका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। कुछ देर बात करने के बाद काव्य ने कॉल कट कर दी। खनक किचन में सूजी का हलवा परोस रही थी। तभी उसके कानों में अश्वथ के गुस्से से भरी आवाज़ पड़ी, डॉल तुम यहाँ क्या कर रही हो? खनक मुस्कुराकर हलवे की प्लेट अपने पतिदेव के सामने करते बोली, आपको मीठा खाना था ना, तो मैं सूजी का हलवा बना दिया। आप आप खाकर बताइए कैसा बना है। अश्वथ खनक को गुस्से में देख रहा था। एक बार तो उसका मन हुआ कि वो अपना सर दीवार पर दे मार दे। आखिर उसने किस लड़की से शादी की थी जिसे कुछ पता ही नहीं था। वहीं खनक मासूमियत से अश्वथ को देखते हुए ये सोच रही थी कि उसके पतिदेव उसका बनाया हलवा कब खाएंगे। अश्वथ ने गुस्से में खनक के हाथ से हलवे की प्लेट छीनकर शेल्फ पर रख दी और गुस्से में खनक को अपनी गोद में उठाकर वहां से जाते बोला, टॉल मुझे जो मीठा खाना है वो सिर्फ तुम्हारे पास है।